स्वागत है। आज हम अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रचना पर बात करने वाले हैं, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। हाँ, और खास तौर पर इसकी पहली किताब पर। बिल्कुल। हमारे पास देखिए कुछ स्टडी नोट्स और अंश हैं इसी पर आधारित, तो कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी मुश्किल कविता के जो मुख्य बिंदु हैं, मिल्टन का स्टाइल और वो एक किरदार जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है, शैतान, उसको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये नोट्स देखना दिलचस्प रहेगा कि मिल्टन ने बाइबल की एक जानी मानी कहानी उठाई हाँ, और उसे कैसे एक इतने बड़े भव्य महाकाव्य का रूप दिया। उनकी भाषा, उनकी शैली में क्या अनोखा था। और ये शैतान वाला पॉइंट तो है ही कि क्यों वो आज भी लोगों को इतना आकर्षित करता है। सही कहा। तो चलिए जॉन मिल्टन से शुरू करते हैं। नोट्स में लिखा है 17वीं सदी के कवि अंग्रेजी के महानतम कवियों में गिने जाते हैं, पर वो सिर्फ कवि तो नहीं थे ना। नहीं नहीं, नोट्स भी यही बताते हैं कि वो एक काफी गहरे विचारक भी थे। उनके धार्मिक, राजनीतिक विचार उनके लेखन में साफ झलकते हैं। अच्छा। और हाँ, क्लासिकल साहित्य का ग्रीक और रोमन महाकाव्यों का उन पे बहुत गहरा असर था। पैराडाइज लॉस्ट तो जैसे उनका सबसे बड़ा काम माना ही जाता है। हाँ, जिसमें उनकी सोच और कला दोनों दिखते हैं। बिल्कुल, अपने चरम पर। और ये जो पहली किताब है, ये है किस बारे में? नोट्स में एक जगह मनुष्य की पहली अवज्ञा का जिक्र है, पर कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कविता शुरू तो होती है आदम और हव्वा के अवज्ञा के जिक्र से, पर फिर कहानी एकदम से पीछे चली जाती है। अच्छा। हाँ, शैतान और उसके जो बागी साथी देवदूत थे, उनके स्वर्ग से निकाले जाने और फिर नर्क में गिरने तक की कहानी। तो बुक 1 ज्यादातर नर्क के उस भयानक माहौल पर ओहो। और कैसे शैतान वहां दोबारा उठ खड़ा होता है, उस पर फोकस करती है। नोट्स में पैंडेमोनियम का जिक्र आता है। पैंडेमोनियम, ये क्या है? सभी राक्षसों का स्थान, या कह लीजिए उनकी राजधानी नर्क, जहां शैतान एक बहुत बड़ी सभा बुलाता है। नर्क में सभा सुनने में ही काफी ड्रामेटिक लगता है, और वहीं पर वो अपनी अगली चाल सोचता है। सही कहा, बिल्कुल। वहीं वो गिरे हुए देवदूतों को हिम्मत देता है, भाषण देता है और ईश्वर से बदला लेने के लिए वो मनुष्य को भ्रष्ट करने का इरादा बनाता है। ये उसके विद्रोही स्वभाव को दिखाता है। हाँ, और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी, भले ही वो नेगेटिव हो। अच्छा, ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन जिस तरह से ये लिखी गई है वो भी खास है। नोट्स मिल्टन की शैली पर काफी जोर देते हैं। ब्लैंक वर्ड्स और सबलाइम इमेजिनरी जैसे शब्द आए हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, मिल्टन की स्टाइल वाकई बहुत ग्रैंड है। सबलाइम इमेजिनरी का मतलब है कि वो ऐसे बड़े, विस्मयकारी, कभी कभी डरावने से दृश्य बनाते हैं, जैसे नर्क का वो घना अंधेरा या शैतान का वो विशाल रूप। हाँ। जो पढ़ने वाले पर गहरा असर डालते हैं। और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा बिना तुक वाली कविता, बिना तुक के महाकाव्य। हाँ, खास तौर पे आयाम्बिक पेंटामीटर में। उस जमाने में ये बड़ी बात थी। इससे कहानी को एक अलग तरह की गंभीरता और भाव मिलता है। नोट्स में एपिक कन्वेंशन की भी बात है, ये क्या है? महाकाव्य लिखने के कुछ तय तरीके? हाँ, कह सकते हैं। मिल्टन ने वो पारंपरिक तकनीकें इस्तेमाल की जो महाकाव्य में होती हैं, जैसे कहानी शुरू करने से पहले देवी से प्रेरणा मांगना। अच्छा, हाँ। या फिर बहुत लंबी लंबी विस्तार से तुलनाएं देना, जिन्हें एपिक सिमलीज कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण है नोट्स में? हाँ, जैसे शैतान की ढाल की तुलना चांद से की है। ये सब तरीके पाठक को ये एहसास दिलाते हैं कि वो कोई मामूली कहानी नहीं पढ़ रहा, बल्कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत महान घट रहा है। समझ गया। और इन सब भव्य चीजों के पीछे गहरे विषय भी हैं। नोट्स में स्वतंत्र इच्छा, अच्छाई बुराई का जिक्र है। बिल्कुल। एक मुख्य बात जो नोट से निकलती है वो है अहंकार का नतीजा। मिल्टन दिखाते हैं कि कैसे शैतान का गिरना उसकी अपनी हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और ईश्वर से बराबरी करने की चाह का फल था। ये तो आज भी प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। सत्ता, विद्रोह और अपनी मर्जी से चुनने की आजादी, फ्री विल, ये सवाल बार बार उठते हैं कविता में। क्या हम अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं या सब पहले से तय है? हाँ, ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है। लेकिन इन सब गंभीर बातों के बीच नोट्स बार बार शैतान के किरदार पर आ जाते हैं। उसे ट्रेजिक हीरो जैसा बताया। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। वो तो विलन है। हाँ, यही तो मिल्टन की कला की कॉम्प्लेक्सिटी है। नोट्स सही कह रहे हैं। शैतान विद्रोही है, उसमें एक करिश्मा है, वो जबरदस्त भाषण देता है। हाँ। लेकिन साथ ही वो भयानक अहंकारी भी है। उसका वो फेमस कोट है ना,
स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नर्क में शासन करना। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। हाँ, सुना है। वो उसकी जिद और घमंड दिखाता है। वो हारा हुआ है पर टूटा हुआ नहीं लगता, कम से कम बुक 1 में तो क्या नोट्स ये कह रहे हैं कि मिल्टन असल में शैतान को हीरो बना रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। नोट्स ये भी याद दिलाते हैं कि मिल्टन ने खुद क्या कहा था। उनका मकसद था ईश्वर के तरीकों को मनुष्यों के सामने न्यायोचित ठहराना। तो जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। हाँ, ये भी नोट्स में है। वो दिखाना चाहते थे कि ईश्वर सही है, उसका न्याय ठीक है, लेकिन उन्होंने शैतान को इतना पावरफुल, इतना तर्क करने वाला और भावनाओं से भरा हुआ दिखा दिया कि कई पढ़ने वाले उसके लिए एक तरह का खिंचाव महसूस करते हैं। हाँ, ये एक अजीब सी बात है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है उनके काम का। एक तरफ ईश्वर की महिमा का इरादा और दूसरी तरफ उसके दुश्मन का इतना यादगार, इतना सशक्त चित्रण। वाकई कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पैराडाइज लॉस्ट की पहली किताब हमें मिल्टन की वो शानदार भाषा दिखाती है, महाकाव्य की परंपराओं का इस्तेमाल दिखाती है और अच्छाई बुराई के संघर्ष का एक बहुत शक्तिशाली नज़ारा पेश करती है। और शैतान का किरदार, हाँ, और नोट्स के हिसाब से शैतान का वो जटिल और असरदार चरित्र पढ़ने वालों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है, शायद कवि के अपने घोषित इरादे से भी ज्यादा गहरी। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है ना। मिल्टन का इरादा तो ईश्वर के न्याय को सही साबित करना था, लेकिन उनकी रचना का सबसे जिंदा, सबसे ज्यादा शायद खींचने वाला किरदार उनका विरोधी शैतान बन गया। तो क्या महान कला कभी-कभी बनाने वाले के इरादों से भी आगे निकल जाती है, अपनी एक अलग जिंदगी जीती है? सोचने वाली बात है।